तो गाइस पिछले सेशन में हम लोगों ने जाना था रिक्वेस्ट डिस्पैचर के बारे में, सॉलिड कोलैबोरेशन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, सॉलिड कोलैबोरेशन, लाइफ साइकिल और कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िग। अब आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक बड़ बिल्कुल ही नया टॉपिक जिसका नाम है जावा सर्वर पेज। जावा सर्वर पेज, जिसको इन शॉर्ट हम लोग जेएसपी बोलते हैं। ये कहने को तो वैसे बिल्कुल नया टॉपिक है, लेकिन बिल्कुल इंटर रिलेटेड टॉपिक है सर्वलेट से। तो जिसको सर्वलेट नहीं आएगा वो जेएसपी नहीं समझ पाएगा। ठीक है? जेएसपी को, चूँकि जेएसपी टोटली सर्वलेट से ही रिलेटेड है। ठीक है? तो इससे पहले हमें कुछ बातें सर्वलेट के बारे में जान जान लेनी चाहिए। आप बोलेंगे सर्वलेट के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, अभी क्या बचा है? अभी कुछ बातें और बची हैं। सबसे पहले सर्वलेट के बारे में एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हम एक वेब एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जब भी हम एक वेब एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम वेब एप्लीकेशन स्टार्ट करने का मतलब है कि भाई हमने हमारे पास एक यूआई आया, जो कि हमने क्लाइंट ब्राउज़र में ओपन कर लिया। एंड ब्राउज़र ने क्या किया, मैं वेब स्टार्ट की जगह लिख देता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट भेजी। क्लाइंट से मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, कहाँ पे? ऑब्वियसली सर्वर पे। तो क्लाइंट से जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तो क्लाइंट ने बोला कि आई वांट टू एक्सेस टेस्ट सर्वलेट। ठीक है? क्लाइंट ने बोला कि मुझे टेस्ट सर्वलेट एक्सेस करना है। वो कैसे कर सकता है? एंकर टैग के थ्रू भी कर सकता है, यूआरएल से भी कर सकता है, फॉर्म से भी कर सकता है। इसको टेस्ट सर्वलेट एक्सेस करना है। उसके लिए इसने कोई गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करी, रिक्वेस्ट आई हमारी कहाँ पे? रिक्वेस्ट हमारी आई सर्वर पे। इनफैक्ट मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, ठीक है? एक क्लाइंट है और इसने क्या किया, सर्वर पे एक रिक्वेस्ट मारी। ठीक है, ये सर्वर हो गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बिल्कुल आप। तो ये हो गया हमारा क्लाइंट, ठीक है? इसने क्या किया, एक एक रिक्वेस्ट मारी, ठीक, सर्वर पे। ये गई इसकी रिक्वेस्ट, ठीक है? इस रिक्वेस्ट की मदद से ये क्या एक्सेस करना चाहता है? ये एक्सेस करना चाहता है एक सर्वलेट जिसका नाम है टेस्ट। ठीक है? तो मैं यहीं लिख देता हूँ कि अ, एक्शन जो इसका है, एक्शन जो है इसका, वो है टेस्ट। इसका मतलब कि टेस्ट सर्वलेट को ये एक्सेस करना चाह रहा है ना? यही मतलब हुआ ना? ठीक है, ये हो गया। अब एकदम एग्ज़ैक्टली ऐसे ही मान लो अगर एक और क्लाइंट है, वो भी करता है ना? क्या एक वेब एप्लीकेशन को एक ही लोग यूज़ करते हैं या कई लोग यूज़ करते हैं? कुछ लोग यूज करते हैं सर। हाँ, एक लोग के लिए थोड़ी बनाया जा रहा है ये पूरा तामझाम, कई लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो कई लोग अगर यूज़ करते हैं तो फिर सीन कैसा होता होगा, यही हमें समझना है। अगर मान लो कि 3 क्लाइंट हैं, 3 क्लाइंट ने क्या किया, सर्वर को रिक्वेस्ट मारी, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, अलग-अलग ब्राउज़र, सर्वर को रिक्वेस्ट मारी और तीनों एट अ टाइम एक ही सर्वलेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये भी टेस्ट को, ये भी टेस्ट को, ये भी टेस्ट को। तो इसको सर्वर किस तरीके से हैंडल करेगा? तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, ठीक है? एंड सर्वर के अंदर ये रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास? वेब कंटेनर के पास, जिसको हम लोग सर्वलेट कंटेनर भी बोलते हैं। एंड यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? यूआरएल को रीड करेगा एंड यूआरएल के हिसाब से अब आपकी जो आपने सर्वलेट बनाई होगी, उस सर्वलेट का इंस्टेंशिएशन होगा। उस सर्वलेट का क्या क्रिएट होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हमने बताया था हु क्रिएट्स ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट, बताया था? वेब कंटेनर। हाँ, तो ये टेस्ट सर्वलेट है, इसका वेब कंटेनर ऑब्जेक्ट बनाएगा। सवाल है कि जब 3 क्लाइंट रिक्वेस्ट मार रही तो टेस्ट सर्वलेट का एक बार ऑब्जेक्ट बनेगा कि 3 ऑब्जेक्ट बनेगा? एक बार सर। सॉरी, एक बार सर। 3 ऑब्जेक्ट। नहीं, एक ही एक ही ऑब्जेक्ट बार। बनेगा। 1000 रिक्वेस्ट भी आएंगी तो एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट तीनों के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो यहाँ रिक्वेस्ट आई, ठीक है? यहाँ पे वेब कंटेनर ने
अपना काम किया, ठीक है, जो भी ये प्रोसेस किया इसने यहाँ पे यूआरएल को प्रोसेस किया, उसने देखा इसको टेस्ट चाहिए। अच्छा, पहले कोई ना कोई रिक्वेस्ट सबसे पहले आई होगी, मान लो ये वाली सबसे पहले या एकदम साथ में भी आ सकती है, एग्ज़ैक्टली साथ में भी आ सकती है। साथ में आएगी तो क्या होगा, पहले बाद आएगी तो क्या होगा, ये सब हमें समझना है, ठीक है। मान लो कि ये रिक्वेस्ट पहले आई या मानो कि तीनों साथ में आई। अब जब तीनों रिक्वेस्ट साथ में आई, ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग वाला सीन शुरू होगा। व्हाट वेब कंटेनर विल डू, इट विल क्रिएट 3 थ्रेड्स फॉर ईच रिक्वेस्ट, 1 थ्रेड फॉर ईच रिक्वेस्ट, मतलब 3 थ्रेड बनेगी और एक-एक थ्रेड एक-एक रिक्वेस्ट को दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर शुरू होगा वही शेड्यूलिंग कि सबसे पहले T1 चलेगा, T2 चलेगा, T3 चलेगा, इस तरह से शेड्यूलिंग होगी, तीनों को लगेगा कि तीनों का काम एक साथ में हो रहा है। तो अब इसने देखा, मान लो T1 को सबसे पहले चलाया तो इसने देखा अरे भाई टेस्ट, तो टेस्ट सर्वलेट का इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। फिर इसने देखा अरे तुम्हें भी टेस्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। सर्वलेट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्रिएटेड वंस, ठीक है, सब नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है पूरे स्टेटमेंट के साथ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बना। अब जो सर्वलेट का ऑब्जेक्ट जब बनता है तो सर्वलेट के अंदर आपने कोई ना कोई मेथड बना के रखा होगा, गेट, पोस्ट, कुछ भी। मान लो आपने बना के रखा हुआ है, आपने मान लो बना के रखा हुआ है डू पोस्ट, ठीक है, आपने डू पोस्ट बना के रखा हुआ है। तो टेस्ट से भी पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही होगी, ठीक है, टेस्ट से पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही होगी, यहाँ से भी पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही, गेट आएगी तो भाई एरर आ जाएगा, बोलेगा कि गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल, तो सबको पोस्ट भेजना पड़ेगा, सबने पोस्ट भेजा हुआ है। तो हुआ क्या कि भाई इन तीनों के लिए एक-एक थ्रेड्स बने, ठीक है, 3 थ्रेड बनाया गया आपके सेम इंस्टेंस पे। एक थ्रेड फॉर रिक्वेस्ट 1, एक थ्रेड फॉर रिक्वेस्ट 2 एंड एक थ्रेड फॉर रिक्वेस्ट 3। समझ रहे हैं बात को ना सब लोग? जी सर। इसीलिए मल्टी थ्रेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मल्टी थ्रेडिंग हम यूज़ नहीं करेंगे हम कहीं मल्टी थ्रेडिंग, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग का कांसेप्ट तो यूज़ हो रहा है ना। ठीक है, तो 3 थ्रेड बना, T1, T2, T3। अब इसका नाम इंटरनली क्या रखेगा वो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे है, हम T1, T2, T3 बोल रहे हैं। अब ये जो T1 है, T2 है, T3 है, ये साइमल्टेनियसली किसको एक्सेस करेगा? इस सर्वलेट ऑब्जेक्ट के किसी मेथड को। यस जी सर। सर। तो यहाँ से पोस्ट, यहाँ से पोस्ट, यहाँ से पोस्ट आया है, तो क्या ये पोस्ट को यूज़ करेगा? नहीं। सर्वलेट लाइफ साइकिल हमेशा चलती है। तो सर्वलेट लाइफ साइकिल क्या बोलती है कि सबसे पहले कौन-सा मेथड चलता है आफ्टर इंस्टेंशिएशन? इनिट मेथड। इनिट मेथड। अब इनिट आपने अगर Init ओवरराइड किया method। है तो ठीक है। इनिट के बाद कौन-सी चलती है? सर्विस मेथड। तो आपका सबसे पहले सर्विस मेथड चलेगा। तो ये आपका सर्विस मेथड आपका चलेगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर अपने सर्वलेट में हमने पोस्ट सिर्फ बनाया है, सर्विस मेथड बनाया ही नहीं है, फिर भी सर्विस चलेगा। अब आप बोलोगे यार जब सर्विस मेथड हम बनाए ही नहीं तो कैसे चलेगा? क्या सर्विस मेथड हम बनाते हैं कि ओवरराइड करते हैं? ओवरराइड करते हैं। इसका मतलब ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहीं पे इंटरनली पहले रिक्वेस्ट जाती है और वहाँ से फिर रिक्वेस्ट डेलीगेट्स होके रिक्वेस्ट या बोलो कि पास होकर के आपके पोस्ट में आती है। वो देख लेता है, हाँ पोस्ट रिक्वेस्ट आई तो डू पोस्ट कॉल कर देता है। गेट आएगी तो डू गेट कॉल करेगा, डू गेट नहीं रहेगा तो आपको एरर दे देगा, ये तो आप भी जानते हैं। वही आपको आएगा गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल। तो इस तरीके से कुछ काम होता है। मतलब क्या सीखा हमने यहाँ पे? हमने सीखा कि जब मल्टीपल रिक्वेस्ट आएगी सर्वर पे, जबकि वेब एप्लीकेशन में मल्टीपल ही आती है। वेब एप्लीकेशन इंटरनली मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। कैसे करता है? मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी तो वेब कंटेनर फॉर ईच रिक्वेस्ट 1 थ्रेड क्रिएट करेगा एंड वेब कंटेनर आपके सारे सर्वलेट का एक-एक इंस्टेंस बना देगा, एक-एक ऑब्जेक्ट बना देगा। फिर जिस भी सर्वलेट को ये क्लाइंट यूज़ करना चाहते हैं, उस सर्वलेट के सर्विस मेथड को वेब कंटेनर इन्वोक करेगा एंड सर्विस से फिर जिस टाइप की रिक्वेस्ट होगी उस टाइप के गेट या पोस्ट मेथड में आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी
एंड यहाँ के बाद आप तो खेल जानते ही हैं, यहाँ पे आप गेट डेटा एंड मज़े कीजिए, रिस्पॉन्स जनरेट कीजिए, जो भी कीजिए। समझ में आई सारी बात? जी सर। ठीक सर है, तो मल्टीपल यूजर है तो फिर ऑब्जेक्ट एक ही क्यों बनेगा? फिर से बोलिए, थोड़ा तेज़ बोलिए। मल्टीपल यूजर्स होंगे पर सर्वलेट को एक्सेस कर रहे हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट क्यों बनेगा? एक ही ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए एक हाँ ही ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में होंगे। ऐसा होगा कि जो सर्विस मेथड है ना, वो कभी ये यूज़ करेगा, कभी ये यूज़ करेगा, तो कभी ये यूज़ करेगा। तो तीनों तीनों का जो है वो एग्जीक्यूशन अलग-अलग होगा, बट ऑब्जेक्ट एक ही बन के रहेगा। तीनों का एग्जीक्यूशन सेपरेट हो जाएगा। अगर तीनों अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब भी एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। हाँ, तो ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा। अब होता क्या है कि इसके लिए वो मेथड जो चला, इसके लिए दूसरे डेटा के साथ चला, इसके लिए तीसरे डेटा के साथ चला। वो क्या होता है, इंटरनली जो है ऑब्जेक्ट तो एक ही बनता है, बट इंटरनली वो कुछ इस तरीके से हैंडल किया जाता है मेथड कि तीनों रिक्वेस्ट शॉर्ट टाइम के लिए उस मेथड को यूज़ कर पाते हैं। कभी ये यूज़ कर लेगा, कभी ये, इसके कंट्रोल फ्लो अलग-अलग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका मेथड चल गया और आपका सर्वलेट भी ऑब्जेक्ट एक ही बना। अच्छा, ये तो हो गया आपका कि ठीक है भाई, एक ही ऑब्जेक्ट बना और थोड़े-थोड़े टाइम के लिए सबको मौका दिया गया और सारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई। अब यहाँ पे मतलब हमने समझा क्या एक्चुअली? हमने ये समझा कि भाई अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है, तो मल्टीपल थ्रेड्स बनते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये जाना कि भाई जो हमारे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, वो हमारे हमेशा सर्विस मेथड को कॉल करते हैं। इसका मतलब सर्विस मेथड सिंक्रोनाइज़ होगा कि नॉन सिंक्रोनाइज़ होगा? बताइए। सिंक्रोनाइज्ड होगा सर। सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए सर। सर्विस मेथड आप बोल रहे हो कि सिंक्रोनाइज़्ड होगा। सिंक्रोनाइज़ का क्या मतलब होता है? एट ए टाइम कोई एक ही यूज करेगा। तो यहाँ पे एट अ टाइम कोई एक ही यूज़ कर रहा है या फिर तीनों एक साथ यूज़ कर पा रहे हैं? बताइए। बताएँ भाई, बताएँ। सर यहाँ पे तो प्रायोरिटी वाइज न चल रहा है काम। हाँ, यहाँ पे तो सब इसीलिए हमेशा नॉन सिंक्रोनाइज़्ड होगा भाई साहब। भाई हम तीनों को ये मेथड का एक्सेस दे रहे हैं, कभी ये थ्रेड चला रहा है, कभी ये थ्रेड चला रहा है, कभी ये थ्रेड चला रहा है। तो तीनों को एक्सेस दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमेशा नॉन सिंक्रोनाइज़्ड होगा। ध्यान रखिएगा कि इन सर्वलेट ओनली वन वन इंस्टेंस ऑफ अ सर्वलेट इज़ क्रिएटेड। ठीक है? कंटेनर के थ्रू हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा एंड बाकी जो है वो अ, जो थ्रेड्स के थ्रू सर्विस मेथड को इन्वोक कराया जाएगा बारी-बारी और सर्विस मेथड आपके रिक्वेस्ट को आइदर डू गेट या डू पोस्ट में भेज देंगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस बताएँ सर। भाई? चलो, ये बात अगर क्लियर है तो अब अगली बात। अब यहाँ पे ये बात हमने क्यों बताई? अब अगली बात हम जीएसपी की करेंगे क्योंकि जीएसपी में हम ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? जीएसपी में हम ये जो हमने आपको बताया, ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। जीएसपी होती क्या है, आप ये समझ लो। जीएसपी स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेज। जीएसपी का सिंपल काम है कि ये आपके लिए एक डायनेमिक वेब पेज बनाने का काम आता है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक डायनामिक वेब पेज। अब आप बताओ, अगर ये डायनामिक वेब पेज बनाती है, इसका क्या मतलब हुआ? एचटीएमएल स्टैटिक है कि डायनामिक है? स्टैटिक। 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 ठीक है, लेकिन जीएसपी हमारी डायनेमिक है। जीएसपी के डायनेमिक होने का मतलब ये है कि जीएसपी के अंदर हम कोई जीएसपी के अंदर हम कोई डेटा सर्वर से ला करके प्रिंट कर सकते हैं। अब सर्वर से अगर मान लो, ऐसा समझो, यहाँ पे थोड़ा पेंट बताते हैं। मान लो ये सर्वर पे कौन चलेगा भाई? सर्वलेट चलेगा। तो ये मान लो सर्वलेट है और ये हमारा जीएसपी है। अब हम index.html नहीं, index.jsp बनाएँगे। मैं थोड़ा-सा आपको जेएसपी समझा देता हूँ। ये हमारा है index.jsp।
हम जब अपना वेब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा पेज खुलेगा? वेलकम पेज, इंडेक्स पे सर। इंडेक्स पे इंडेक्स। हाँ, जेएसपी खुल गया हमारा। हम सबसे पहले जेएसपी अब खुलेगा क्योंकि एचटीएमएल नहीं है तो जेएसपी खुलेगा। अब जेएसपी हमारा सबसे पहले ओपन हुआ। देन जेएसपी से हमने एक रिक्वेस्ट मारी, मान लो हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारी, पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है? पोस्ट रिक्वेस्ट ये जेएसपी में होगा क्या? कुछ नहीं भाई, एचटीएमएल होता है इसमें। बस पूरा एचटीएमएल होता है, बस एक्सटेंशन डॉट जेएसपी होता है। एचटीएमएल के साथ-साथ हम यहाँ पे जावा का कोड भी लिख सकते हैं, बस यही होता है जेएसपी। JSP is nothing but a server-side technology that allows you to write HTML plus Java code. HTML मतलब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी प्लस जावा कोड। HTML है तो ऑब्वियसली HTML के साथ CSS तो लिखा ही जाएगा, जावास्क्रिप्ट लिखा ही जाएगा, तो इसलिए हम HTML और जावा कोड सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, एक ही फाइल में आप जावा भी लिख सकते हो। तो आपने मान लो आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म तो आपका HTML में ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म बनाया, फॉर्म बना के आपने एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारी, ठीक है? आपकी रिक्वेस्ट गई सर्वर पे कहाँ गई भाई? सर्वलेट पे। ये आपका मान लो, ये सर्वर ऊपर वाला मान लो, ये सर्वलेट मान लो। सर्वलेट पे गई और सर्वलेट ने क्या किया भाई? डेटा को गेट किया। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वाला खेल यहाँ पे खेला गया। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये वाला हो गया खेल। इसके बाद हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया एंड रिस्पॉन्स के साथ हमने यहाँ पे एक मैसेज भेजा, एक स्ट्रिंग भेजा, डेटा डेटा रिसीव या डेटा अपडेटेड या डेटा सेंड सक्सेसफुली, ठीक है? डेटा सेंड सक्सेसफुली, ये हमने एक स्ट्रिंग हमने रिस्पॉन्स में भेजा। अब आप सोचिए, एक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स में आप भेज रहे हो तो, या एक स्ट्रिंग छोड़ो, आप यहाँ पे मान लो कि रिस्पॉन्स में आप क्या कर रहे हो? एक एरे लिस्ट भेज रहे हो, ठीक है? और उस एरे लिस्ट में आपने क्या रखा हुआ है? उस एरे लिस्ट में मान लो कुछ डेटा है। अब आप एरे लिस्ट को क्या जावा में यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो कंसोल में? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है भाई। रिक्वेस्ट गई, आपने पैरामीटर गेट किया, फिर एरे लिस्ट बनाई और एरे लिस्ट यहाँ प्रिंट कर सकते हो। लेकिन क्या एरे लिस्ट को एचटीएमएल में भेज के प्रिंट किया जा सकता है? नहीं। एचटीएमएल क्या जाने एरे लिस्ट क्या है? तो इसीलिए हम जीएसपी लिखते हैं कि हो सकता है कि जब सर्वर पे कंट्रोल गया और वापस आ रहा हो, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि रिस्पॉन्स के साथ-साथ कोई डेटा आ रहा हो। रिस्पॉन्स के साथ-साथ कोई डेटा भी आ रहा हो और वो डेटा हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो एक एरे लिस्ट को प्रिंट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी लूप की। उसके लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जावा के कोड को लिखने की। तो एचटीएमएल के साथ-साथ हम जावा के कोड को लिख पाएँ, इसीलिए हम यूज़ करते हैं जेएसपी। यहाँ पे हम इसके अंदर जावा का कोड लिख देंगे, यहाँ पे लूप एंड ऑल लगा देंगे। समझ गए बात को? तो अब देखते होंगे फ्लिपकार्ट है। अभी फ्लिपकार्ट आपने ओपन किया, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। वो प्रोडक्ट्स कहाँ पे स्टोर हुए होंगे? प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का फ़ोटो, वो सब कहाँ होगा आपके हिसाब से? डेटाबेस पेज में। पे सर। क्या वो फ्रंट एंड में कोड किया गया होगा? जो प्रोडक्ट आपको दिखते हैं वो डायनेमिक होते हैं या स्टैटिक होते हैं फ्लिपकार्ट में? डायनेमिक। हाँ, वो डायनेमिक होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक एचटीएमएल टैग बना करके या फिर वहाँ पे लिख दिया होगा P1 में कि ऐसे रियल मी, ऐसे थोड़ी लिखा गया होगा भाई। ऐसे थोड़ी प्राइस को हमने मान लो कि लिख दिया H2 में प्राइस इतना, ये वो ऐसा थोड़ी होता है। वो सब कहीं न कहीं पूरा का पूरा डेटा डेटाबेस से आ रहा होता है और डेटाबेस से आ करके फिर फ्रंट एंड में उसको प्रिंट कराया जाता है। तो डेटाबेस से आ रहा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर जावा में है तो कलेक्शन के फॉर्म में आ रहा होगा। कहीं न कहीं डेटाबेस से रीड किया गया होगा, एरे लिस्ट वगैरह कलेक्शन में डाल करके कलेक्शन को यहाँ भेज के अब यहाँ फ्रंट एंड में कलेक्शन को प्रिंट कराया जाएगा। तो फ्रंट एंड में कलेक्शन को प्रिंट कैसे कराया जा सकता है? उसके लिए हमें फ्रंट एंड में जावा का कोड लिखना होगा। एचटीएमएल ये चीज़ सपोर्ट नहीं करती। सो हम जेएसपी पढ़ते हैं, जेएसपी में हम जावा का कोड भी राइट कर सकते हैं।
ठीक है, तो यही हमने यहाँ लिखा, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। एचटीएमएल जो होती है वो होती है स्टैटिक। ठीक है, अब एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम थोड़ा सा बनाते भी हैं, क्योंकि साथ खाली थ्योरी थ्योरी समझेंगे तो थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने में दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जीएसपी प्रोजेक्ट का नाम, डायनेमिक वेब मॉड्यूल 2.3 कर लेते हैं एंड फिनिश कर लेते हैं। देखो एक सिंपल जीएसपी आपको हम बना के दिखाते हैं। तो ये हो गया जीएसपी, ठीक है, ये मतलब प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पे हम एक इंडेक्स डॉट जीएसपी बनाएंगे। तो यहाँ पे एक जीएसपी नाम दे दिया हमने इंडेक्स, ठीक है। एंड ये देखो मेरी बन गई, और लेट क्यों हो रहा है यार इतना, ये देखो जीएसपी। अब आप देख रहे हो सब तो वही है, एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई है वाली, सब तो वही है, हटा दो, ये डाउट हो रहा था। चलो अभी क्या है, एचटीएमएल ही है ना पूरा कोड, यस सर। एक्सटेंशन बस बदला जी है, सर। एक्सटेंशन बस बदला है। अच्छा, अब यहाँ से हमने एक एंकर टैग बनाया, और एंकर टैग लगा करके मान लो हम, या एंकर टैग ना लगाते हैं, या मान लो हम यहाँ पे करते हैं सिंपल एक H1 में लिखते हैं कि दिस दिस इज अ JSP, ठीक है, सिंपल। अब मान लो कि मेरे को इस HTML में जावा का कोड भी लिखना है। मान लो मेरे को एक वेरिएबल बनाना है, उस वेरिएबल को प्रिंट करना है, ठीक है, तो कैसे होगा? तो वेरिएबल हम ऐसे नहीं बना सकते इंट ए इज इक्वल टू 10। अगर ऐसा करेंगे तो ये HTML की तरह ट्रीट होगा, ये जावा का कोड ट्रीट नहीं होगा। तो जीएसपी के अंदर कई सारे टैग्स बनाए गए हैं। इनसाइड जीएसपी यू विल गेट मैनी टैग्स। कई सारे टैग होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट टैग की हम बात करेंगे। एक होता है डिक्लरेटिव टैग, ठीक है, या मैं सबसे पहले लिखूँ स्क्रिप्टलेट टैग, स्क्रिप्टलेट टैग, डिक्लरेटिव टैग, एक्सप्रेशन टैग, ये 3 टैग हो गए, और डायरेक्टिव टैग, ठीक है, ये 4 तरह के टैग्स होते हैं। और भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक्शन टैग वगैरह लेकिन नीड नहीं है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम लोग करेंगे। स्क्रिप्टलेट टैग, डिक्लरेटिव टैग, ठीक है, एक्सप्रेशन टैग एंड डायरेक्टिव टैग। अब जैसे HTML में अगर आपको कुछ लिखना है, मान लो आपको थोड़ा बड़ा लिखना है तो आप H1 टैग में लिखते हो, छोटा लिखना है तो H3, H4, H5 टैग में लिखते हो, पैराग्राफ लिखना है तो P टैग में लिखते हो, है ना? कोई लिंक बनानी है तो एंकर टैग में बनाते हो, फॉर्म बनाना है तो फॉर्म टैग, सब काम के लिए टैग है ना। तो इसी में अगर आपको जावा का कोड लिखना है तो JSP आपको टैग प्रोवाइड करती है, स्क्रिप्टलेट टैग, ठीक है। अभी सब टैग की बात करेंगे, पहले स्क्रिप्टेड समझ लो। ये दिखता है ऐसा, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रिप्टलेट टैग। ये जीएसपी में ही सब सपोर्ट करेगा, आप HTML में नहीं करेगा। ये लगा दिया, देखो लाल लाल हो गया, मतलब सपोर्ट कर रहा है। इस टैग के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप जावा का कोड लिख सकते हो। जैसे एक लिखा जाए इंट ए इज इक्वल टू 10। अभी देखो मस्त, ये आपको देखो एरर बता रहा है, देख रहे हो, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ये हुआ। फिर हमने लिखा मान लो इंट बी इज इक्वल टू 20 एंड मेरे को सिस आउट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। या इसमें क्यों प्रिंट करें, हम वेब पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो वेब पे प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे हम। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखो, तो वेब पे अगर हमें प्रिंट करना है तो हम कौन से ऑब्जेक्ट का यूज करते थे, अरे भैया इतना जल्दी तो मत भूलो। किसी चीज़ को वेब पे मतलब ब्राउज़र पे प्रिंट करना है, कंसोल में प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ब्राउज़र पे प्रिंट करना है तो अरे राइटर सर। प्रिंट राइटर, प्रिंट है ना। तो प्रिंट राइटर का यूज़ करते थे हम। तो अब प्रिंट राइटर मिलता किससे था, कौन से ऑब्जेक्ट से, रिक्वेस्ट डॉट गेट राइटर,
प्रिंट राइटर हमें मिलता था रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से। अब कहीं लिखा होगा तो लिखा होगा, याद है ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट राइटर करते थे, यस सर। है ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट राइटर करते थे, तो हमें वहाँ पे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मिलता था और प्रिंट राइटर से हम राइट प्रिंट कर लेते थे। ठीक है, प्रिंट राइटर से हम प्रिंट कर लेते थे। यहीं कहीं हमने किया होगा, अब याद नहीं आ रहा है कहाँ किया है, पर किया ज़रूर है। चलो छोड़ो उसको, कहाँ किया है। ठीक है, तो अब यहाँ समझो बात को। हमें भाई वेब पे प्रिंट करना है, हमें ब्राउज़र पे प्रिंट करना है। ब्राउज़र पे प्रिंट करने के लिए हमें चाहिए प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। हमें चाहिए किसका ऑब्जेक्ट? हमें चाहिए भाई प्रिंट प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। और प्रिंट राइटर मिलता है किससे? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से। और रिक्वेस्ट कहाँ मिलता है? वो तो सर्वलेट में मिलता है। तो जीएसपी में भी हमें सारे सर्वलेट वाली चीज़ें मिल जाती हैं एज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, इसीलिए मैंने नोट्स में इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया है आपको। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मतलब कि आपको रेडीमेड कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा रिक्वेस्ट, तो देखो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ कर सकते हो रिक्वेस्ट डॉट, देखो गेट पैरामीटर, मतलब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ मिल रहा है। यहाँ क्या रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिल रहा है? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। इसी तरह आपको आउट मिल जाएगा, देखो जेएसपी राइटर, वहाँ पे प्रिंट राइटर यूज होता था, यहाँ पे यूज होता है जेएसपी राइटर। एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जेएसपी राइटर का। ये क्या करता है? आपकी जेएसपी के अंदर जो भी जावा से रिलेटेड डेटा होता है उसको ब्राउजर पे प्रिंट करता है, आउट डॉट प्रिंट। एंड सिंपल आप यहाँ पे ए प्लस बी लिख दें। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये आउट हमने डायरेक्टली कैसे यूज कर लिया? भाई इस नाम का कहीं रेफरेंस वेरिएबल तो है ही नहीं इस पेज में, है ना। इसी तरह मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपने यूज किया, मान लो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे आपने लिखा नेम, तो आपने ये रिक्वेस्ट कैसे लिख दिया? ऊपर में कहीं रिक्वेस्ट नाम का रेफरेंस वेरिएबल तो है नहीं, तो क्या जवाब होगा आपका? ये कहाँ से आया? दीज आर नोन एज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। तो जेएसपी के अंदर अगर आपको जावा से रिलेटेड काम करना है, ठीक है, तो जावा से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, लाइक रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, राइटर, ये सब की। जी सर। जावा से रिलेटेड काम करना है तो जावा से रिलेटेड ऑब्जेक्ट भी चाहिए हमें। रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट चाहिए, राइटर का ऑब्जेक्ट, जेएसपी राइटर जैसे है इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, और सॉलिड कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, सॉलिड कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट चाहिए। कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए जेएसपी के अंदर इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है, जो अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो उस पर अभी उतना जोर न दें, बस हाँ मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हाँ भाई ये आउट आप रेफरेंस खोजने मत चलिएगा, अरे यार ये रेफरेंस आप कहाँ से यूज़ कर लिए, ये जीएसपी के अंदर इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हमें मिलता है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा, देखो राइट क्लिक करके रन एज, रन ऑन सर्वर, ये किया हमने, रिमूव ऑल एंड फिनिश। तो यहाँ पे देखिएगा आप, कंसोल कहाँ चला गया इसका? कंसोल हम ओपन कर लेते हैं यहाँ। तो ये स्टार्ट हो गया, एंड यहाँ पे ये देखिए आ गया 30। तो इसका मतलब कि आपने अपने HTML के साथ जावा के कोड को एम्बेडेड किया हुआ है। तो HTML के साथ अगर आप जावा के कोड को लिखना चाहते हैं तो उस केस में हम जेएसपी को यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आई? जेएसपी का यूज़ क्या है पहले बताइए। सब बात करेंगे, सारे टैग्स की बात करेंगे, लेकिन पहले कि हाँ जेएसपी किस लिए यूज़ की जा रही है? जेएसपी यूज़ की जा रही है आपके पेज को डायनामिक बनाने के लिए, सो दैट आप अपने अपने एचटीएमएल के साथ जावा के कोड को भी इंक्लूड कर सकें। बताइए, आप लोग का कुछ डाउट है तो डिस्कस कर लीजिए, बोलिए। कोई डाउट है किसी को? वो सर। तो शांति शांति क्यों है इतना फिर?
कुछ सवाल आ रहा है तो पूछ लीजिए। सर वो ठीक। राइटर वाला कॉन्सेप्ट फिर से थोड़ा रिपीट कर दी। राइटर ऊपर वाला से कुछ जाए। नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे जावा का कोई वेरिएबल है, कोई स्ट्रिंग है, कुछ है, उसको आप प्रिंट करना चाहते हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखोगे तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो आप चाहोगे कि भाई यार वेब पे प्रिंट हो, तो वेब पे प्रिंट करने के लिए जैसे सॉलिड में हमें मिलता है प्रिंट राइटर ब्राउज़र पे प्रिंट करने के लिए, वैसे यहाँ पे मिलता है जेएसपी राइटर जेएसपी के डेटा को ब्राउज़र पे प्रिंट करने के लिए। अब जेएसपी राइटर का ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिट इंटरनल ऑब्जेक्ट है जो हमें सिर्फ आउट लिखने से मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब एक सवाल है, अब ये टैग्स के बारे में हम बात करेंगे, अभी सिर्फ स्क्रिप्टलेट तक ध्यान दो, अभी बात करेंगे आगे, ठीक है? स्क्रिप्टलेट मतलब आप एचटीएमएल के अंदर जावा कोड इसी टैग की मदद से लिखते हो। बाकी टैग की बात करते हैं, अभी धीरे-धीरे सब आ जाएगा। एक सवाल है कि जेएसपी इज़ अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी और क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी? क्लाइंट साइड। और बाकी लोग? एक ही आंसर बस मिल रहा है। सर्वर साइड। हाँ, जीएसपी। पंखे की आवाज़ बहुत तेज है, धीमा कर लें। जीएसपी इज़ अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी नॉट क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। ये ध्यान दीजिएगा, जीएसपी इज़ अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। आप बोलेंगे यार इधर तो तुम क्लाइंट वाला काम कर रहे हैं, समझो बात। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी हम उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जिसको ब्राउज़र रीड कर सकता है। एचटीएमएल के कोड को रीड करने के लिए क्या ब्राउज़र एनफ है? एचटीएमएल के कोड। यस सर। हाँ, कर सकता है। सीएसएस को ब्राउज़र रीड कर सकता है, जावास्क्रिप्ट पूरा ब्राउज़र रीड कर सकता है, लेकिन ब्राउज़र को ये समझ नहीं आता भाई साहब। तो ये एक्चुअली कैसे चल रहा होगा? आप सोचो, हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंडेक्स डॉट डॉट जेएसपी, तो क्या हो रहा होगा? ये ब्राउज़र ने कैसे मेरे इस 30 को प्रिंट कर दिया? ब्राउज़र कैसे जावा समझने लगा यार? जावा इसको तो भाई जेवीएम समझता है ना? इसको तो अ, ये चीज़ें तो भाई बैकएंड का पार्ट है, ये कैसे ब्राउज़र समझ गया? तो एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी इन डेप्थ सवाल है कि व्हेन यू हिट व्हेन यू हिट दिस यूआरएल, व्हिच यूआरएल? व्हेन यू हिट दिस यूआरएल इन एनी ब्राउज़र, ये भी एक ब्राउज़र, ये इक्लिप्स का ब्राउज़र है, ठीक है? तो होता क्या है एक्चुअली? कैसे आपका ये स्क्रिप्टलेट टैग किस तरह से इंटरनली इंटरप्रेट होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये समझना है। तो ध्यान से बिल्कुल समझ लो, क्योंकि ये बहुत ही इन डेप्थ बात है और बहुत ज़रूरी बात है। जब भी हम किसी जेएसपी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है? जैसे हमने इंडेक्स डॉट जेएसपी के लिए रिक्वेस्ट करी, तो होता क्या है कि आपकी ये जो इंडेक्स डॉट जेएसपी है, ठीक है? ये इंडेक्स डॉट जेएसपी, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, या पेंट में समझाता हूँ, थोड़ा-सा टिपिकल है, तो पेंट में आसानी से मैं समझा पाऊँगा आपको। उससे पहले मुझे ये सब हटाना पड़ेगा यहाँ से ना। ध्यान से एक बार समझ लोगे तो भाई लाइफ टाइम आपको ये सब चीज़ें हेल्प करेगी, चीज़ें समझने के लिए। तो ये सब जो भी है हम आपके नोट्स में अच्छे से लगा देंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है? ये सब हम बाद में सेट कर लेंगे सही जगह पे। अभी कहीं भी मैं रख देता हूँ ये सब। चलो, यहीं पटक दिया जाए, अब आओ समझो। देखो, आपने क्या किया भाई, आपने क्या किया, ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट मारी, ठीक है? ये रिक्वेस्ट जैसे ही आपने हिट किया, इसका मतलब आप एक जेएसपी पेज को रन करना चाह रहे हो, ठीक है? जब आपने ये यूआरएल में इंडेक्स डॉट जेएसपी हिट किया, तो क्या ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती होगी या नहीं जाती होगी? बताइए। जाती होगी सर। यस सर, ये जाती है। बिल्कुल जाती होगी, क्योंकि ब्राउज़र के पास जेएसपी थोड़ी है। जेएसपी कहाँ रखी हुई है? सर्वर पे। जेएसपी तो हमारी सर्वर पे रखी हुई है।
ये हमारा सर्वर हो गया। तुम्हारा इसने रिक्वेस्ट और एक गेट टाइप की रिक्वेस्ट जनरेट हुई, एक गेट टाइप की रिक्वेस्ट गई, क्योंकि हम भाई ब्राउज़ हमने बताया यूआरएल बार से जब भी मारोगे तो गेट टाइप की रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, ये गई गेट रिक्वेस्ट कहाँ पे? आपके सर्वर पे। अब गेट रिक्वेस्ट जैसे ही गई तो इसने देखा अच्छा ये जेएसपी चलाना चाह रहा है, तो हर एक जेएसपी कहाँ रखी है भाई? सर्वर पे रखी हुई है। ये रही आपकी index.jsp। तो यहाँ पे वेब कंटेनर आपका क्या काम करेगा? इसका ही रोल है पूरा। ये करेगा क्या? जैसे ही आप किसी जेएसपी के लिए रिक्वेस्ट करोगे, वेब कंटेनर व्हाट इट विल डू? इट विल कन्वर्ट योर जेएसपी इनटू अ सर्वलेट। ध्यान देना, हर एक जेएसपी फाइल सर्वलेट में इंटरनली कन्वर्ट होती है। किसी को कोई डाउट है? तो कुछ पूछ रहा है क्या? ब्लिंक साउंड आया मुझे। नहीं, चलो ठीक है। तो हर एक जेएसपी किसमें कन्वर्ट होती है? एक सर्वलेट में। तो वेब कंटेनर व्हाट इट विल डू? इट विल कन्वर्ट योर जेएसपी इनटू अ सर्वलेट। एक सर्वलेट में आपकी जेएसपी कन्वर्ट हो गई। लो भाई साहब, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट। ठीक है, जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट क्रिएट हुआ। अच्छा, समझ रहे हो ना? index.jsp जैसे ही हम हिट मारे, वेब कंटेनर क्या करेगा? आपकी जेएसपी को किसमें कन्वर्ट करेगा? सर्वलेट में। सर्वलेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और ये सब कहाँ पे होगा? वेब कंटेनर के अंदर एक और खास तरह का एरिया होता है। एक खास तरह का एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेएसपी कंटेनर। लो भाई साहब, कंटेनर के अंदर कंटेनर, डब्बे में डब्बा, डब्बे में के, है ना? तो जे वेब कंटेनर के पास एक जेएसपी कंटेनर होता है। वो कब यूज होता है? जब भी आप किसी जेएसपी को जब भी आप किसी जेएसपी के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो वो जेएसपी उठा करके पहले उसको एक सर्वलेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपकी बन गई जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट। ये आपकी जेएसपी थी, इसी का सर्वलेट बन गया। ये आपका कहाँ हो रहा है ये सारा काम? ये सारा काम हो रहा है जेएसपी कंटेनर में। जेएसपी कंटेनर कहाँ है? आपके वेब कंटेनर में। ठीक है, इस तरह से आप समझें। चलो, ये मैं वाइट या ये वाला कलर यूज़ करूँ, थोड़ा लाइट है। ठीक है, चलो। अब ये सर्वलेट आपका बना। सर्वलेट में जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो सर्वलेट का कौन सा मेथड सबसे पहले चलता है? Get method. नहीं गेट नहीं नहीं Init method. नहीं। इनिट मेथड तो वो लाइफ साइकिल, हम रिक्वेस्ट हैंडल करने वाला मेथड पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, ऐसे तो फिर कंस्ट्रक्टर भी है, इनिट भी, हम रिक्वेस्ट हैंडल करने वाला मेथड, सर्विस मेथड। रिक्वेस्ट को हैंडल सबसे पहले कौन करेगा? हाँ, तो सबसे पहले म्यूट कर लीजिए। सबसे पहले सर्विस मेथड चलेगा। तो जब आपकी जेएसपी सर्वलेट में कन्वर्ट होगी तो उस सर्वलेट के अंदर एक मेथड भी बनेगा जिसका नाम होगा जेएसपी सर्विस। तो ये एक जेएसपी सर्विस मेथड भी आपका बनेगा इंटरनली। ठीक है, जेएसपी सर्विस मेथड, एंड यही सर्विस मेथड आपका कॉल होगा। ठीक है, ये सर्विस मेथड आपका कॉल हुआ। समझ रहे हो? मतलब जेएसपी ऐसा नहीं है कि आप अपने ये जेएसपी को चला रहे हो और ब्राउज़र डायरेक्ट इसको रीड करके दे दे रहा है। अरे भाई, सोचने वाली बात है कि ब्राउज़र इसको जावा का कोड को कैसे रीड कर सकता है? तो ये पूरा का पूरा एंटायर जेएसपी विल कन्वर्टेड इनटू अ सर्वलेट। वो कहाँ होगा? वेब कंटेनर के अंदर। वेब कंटेनर के अंदर कहाँ? जेएसपी कंटेनर में। अच्छा, सर्वलेट में कन्वर्ट होगा तो सर्वलेट की लाइफ साइकिल भी होगी। हाँ, उसका भी सर्विस मेथड बनेगा जिसको हम जेएसपी सर्विस मेथड बोलते हैं। ठीक है, जेएसपी सर्विस मेथड बन गया और यही मेथड आपका चला। अच्छा, चलने से क्या हो जाएगा इसके मेथड? अब इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर आप
आपका स्क्रिप्टलेट टैग का कोड, आपके स्क्रिप्टलेट टैग के कोड को रीड किया जाएगा कि भाई ये क्या है, इसको प्रोसेस किया जाएगा। मतलब स्क्रिप्टलेट टैग के कोड को प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है? एंड प्रोसेस करने के बाद देखा जाएगा कि इसका एक्चुअल में आउटपुट क्या आ रहा है ना? इसको पूरा क्या किया जाएगा? प्रोसेस किया जाएगा एंड प्रोसेस करने के बाद ये देखा जाएगा कि इसका भाई साहब आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट कितना आ रहा है? 30। तो स्क्रिप्टलेट टैग प्रोसेस करके क्या बना हमारा? 30 बना, ठीक है? प्लीज अब क्या होगा? एक प्रोसेसिंग हो गई, अब जो होगा वो मुझे साइड में करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा काम होगा। अब जेएसपी क्या करेगी? जेएसपी यूज़ करेगी जेएसपी राइटर ऑब्जेक्ट को, जेएसपी राइटर ऑब्जेक्ट को, और ये जेएसपी राइटर की मदद से ये आपके ब्राउज़र पे आपके पूरे कोड को प्रिंट कर देगी। पूरे कोड को मतलब ये मतलब मैं बोल रहा हूँ, इस पूरे कोड को प्रिंट कर देगी। हमने बताया था आपको कि प्रिंट राइटर के अंदर हम एचटीएमएल का कोड लिख सकते हैं, याद है? जी सर, जी सर, याद है। हाँ, तो उसी तरह जेएसपी राइटर के अंदर भी ये कोड इस तरह से लिख दिया जाएगा। ये हम नहीं लिखेंगे, सब इंटरनल लिख दिया जाएगा। बट इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा? इसके जगह पे वो रिजल्ट को इंक्लूड कर दिया जाएगा। स्क्रिप्टेड के जगह वो रिजल्ट को इंक्लूड कर दिया जाएगा। इंक्लूड दैट रिजल्ट, जो कि हमारे केस में कितना है? 30। 30 हाँ, ये सब स्क्रिप्टेड वगैरह गायब हो जाएगा, तो इंक्लूड रिजल्ट हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे 30। तो जेएसपी राइटर क्या प्रिंट करेगा? जेएसपी राइटर यही पूरा प्रिंट कर देगा। तो ये जब जेएसपी राइटर जब प्रिंट करेगा वापस से किसको? वापस से हमारे ब्राउज़र को जब ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है? रिस्पॉन्स करेगा तो हमें एक पूरा का पूरा हमारा जो जेएसपी का पेज होगा वो प्रिंट होते हुए दिखेगा, ठीक है? जो भी हम लिखे होंगे H1 H2 में, और जहाँ पे स्क्रिप्टलेट होगा वहाँ पे 30 लिखा हुआ आ जाएगा। आई बात समझ में? कैसे हुआ काम? सर जीएसपी भी कंटेनर पे ही रन करता है। देखिए, जेएसपी एक्चुअली ना जेएसपी रन ही नहीं करता है। जेएसपी सर्वलेट में कन्वर्ट होता है और सर्वलेट रन होता है। समझ रहे हो? जी सर। हाँ, जेएसपी सर्वलेट में कन्वर्ट हुआ एंड सर्वलेट ने क्या किया? स्क्रिप्टलेट टैग में जो आपने जावा का कोड लिखा है उसको सर्वर साइड पे प्रोसेस किया, क्योंकि सर्वर जानती है जावा को, ठीक है? तो प्रोसेस करके और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसी को आपके आपके रिस्पॉन्स में इंक्लूड करके जेएसपी राइटर के थ्रू प्रिंट कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था? हमने यहाँ पे ये लिखा था, तो इसका रिस्पॉन्स कितना बनेगा? 30 ही बनेगा ना? जी सर। तो ये एक्चुअल में हमारे ब्राउज़र पे प्रिंट कैसे हुआ? ये एक्चुअल में कैसे प्रिंट हुआ? सर्वर साइड से एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, जो कि किसकी मदद से हुआ? जैसे हम लोग प्रिंट राइटर से रिस्पॉन्स नहीं करते थे, जी सर। तो वैसे ही जेएसपी राइटर से एक रिस्पॉन्स प्रिंट हुआ जिसमें आपका पूरा एचटीएमएल का कोड एम्बेडेड होगा, साथ में स्क्रिप्टलेट टैग रिप्लेस हो जाएगा रिजल्ट से। तो आपको पूरा जो भी आपने H1 में लिखा होगा, जैसे आपने लिखा है दिस इज अ जेएसपी, ये सब होने के साथ साथ आपका सिंपल सा 30 भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जेएसपी प्रोसेस होती है। आई बात सबको समझ में? सर जेएसपी कंटेनर और सर्वलेट कंटेनर अलग अलग होगा। अलग अलग नहीं होगा, ये जेएसपी कंटेनर इज अ पार्ट ऑफ सर्वलेट कंटेनर, उसी का पार्ट है। ओके सर। तो अब बताओ, जेएसपी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी लग रही है या सर्वर साइड टेक्नोलॉजी लग रही है? अब समझ में आ रहा होगा कुछ? तो कहीं ना कहीं जेएसपी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। हर एक जेएसपी, आपके पास जितनी भी जेएसपी होती है, all GSP will be converted into its GSP generated servlet, एंड उस सर्वलेट में क्या होता है? जो आपका
जो आपका स्क्रिप्टलेट टैग में जावा का कोड होता है वो प्रोसेस करके और आपके एचटीएमएल के कोड के साथ उसको इंक्लूड करके और जेएसपी राइटर के थ्रू रिस्पॉन्स मतलब ब्राउज़र पे राइट कर दिया जाता है। सिंपल सी बात। बताएँ सबको समझ में आया ये जो हमने बताया अभी? हाँ सर। सर आपने जो लिखा है जेएसपी सर्विस, तो सर्वलेट सर्विस क्यों नहीं लिखा है वहाँ पे? कहाँ जेएसपी सर्विस कहाँ लिखे हैं? इमेज में लिखा है ना। जेएसपी सर्विस सही कर रहा है। तो यहाँ पे क्या नहीं लिखा? फिर से क्वेश्चन पूछना। सर जो मतलब कि वो सर्वलेट सर्विस वहाँ पे क्यों नहीं लिखा है? आपने बोला कि सर्वलेट इसका कंटेनर के नाम अंदर ही है ये, होता इसका है जी। नाम है सर्वलेट की ही ये, लेकिन इसका नाम है। एक्चुअल में जेएसपी जब सर्वलेट में कन्वर्ट होगी तो उसका भी सर्विस मेथड बनेगा ना। तो ये जी सब सर। जेएसपी की जो जेएसपी का मेथड होगा हाँ, तो जेएसपी उसका ये नाम है जेएसपी सर्विस। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, कैमल केस में होगा, हमने ऐसे ही लिख दिया प्रिंट में। क्या मतलब अंडरस्टूड? है ये सर्विस मेथड ये ना सर हाँ, जेएसपी हाँ, ये सर्विस सर्विस मेथड है। सर्वलेट ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी क्या समझा, जेएसपी का इंटरनल समझ लिया कि हाँ भाई, अब इसीलिए देखो बहुत ज़्यादा जेएसपी बनाने से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा इंटरनल सर्वलेट्स बनते जाते हैं। अब पता है जैसे आपने अगर कोड में कुछ चेंजेस किया, कोड अगर पूरा आपने अगर बदल दिया, तो एवरी टाइम आपके पुराने सर्वलेट खत्म हो गए, नए-नए सर्वलेट बनेंगे। तो जीएसपी जितनी बार आप अपडेट करोगे, उतनी बार आपके न्यू-न्यू सर्वलेट्स बनेंगे, पुराने गायब होते रहेंगे। जेएसपी जेएसपी इसलिए मतलब कहते हैं कि यार बहुत हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लम करती है। बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मोनोलिथिक एप्लीकेशन में, स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में ये बहुत यूज़ होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हैं, कंपनी में आपको भी जीएसपी पे काम दिया जा सकता है एंड इसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, इसके अल्टरनेटिव भी हैं। अगर मोनोलिथिक में इसका अल्टरनेटिव देखोगे तो थाइमलीफ बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लेगेसी अप्रोच वाला भी काम हमारा हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बेस पे ही आगे की टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो जिसको जीएसपी आता रहेगा वो आगे की टेक्नोलॉजी को तुरंत समझ जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ये एक सबसे बेस्ट फ्लो होता है, कोर जावा, जेडीबीसी, सर्वलेट, जेएसपी देन फ्रेमवर्क, ताकि फ्रेमवर्क से आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है? तो ये हमने समझ लिया अच्छे से कि सर हाँ, कहिए। सर मोनोलिथिक और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन तो दोनों एक ही होता है ना? नहीं, अलग-अलग होता है, अब उसके बारे में हम अभी नहीं घुसेंगे, बहुत तरह के टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में मेरी अलग से वीडियो है, वो देख लो, शेयर कर देंगे आपको। मोनोलिथिक एप्लीकेशन अलग है और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बिल्कुल मतलब मोनोलिथिक एक वेब एप्लीकेशन के क्राइटेरिया में आ जाता है। कहीं न कहीं आप उसको कुछ देखो एक एक डिक्शनरी मीनिंग भी होता है, तो कहीं न कहीं आप उसको एक एक तरह से रिलेट करवा भी सकते हो ज़बरदस्ती। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दोनों वर्ड को यूज़ किया जाता है। सर मोनोलिथिक का एग्जांपल कौन सा होगा? मोनोलिथिक का एग्ज़ाम्पल यही है हमारा प्रोजेक्ट। इसमें बैकएंड और फ्रंट एंड सब एक ही प्रोजेक्ट में होता है। अब मोनोलिथिक के बारे ओके में हम सर। डिटेल में बात करेंगे, उसमें टेंशन नहीं लीजिए। मोनोलिथिक एक हमारा टॉपिक है, मोनोलिथिक बताएँगे, उसके डिसएडवांटेजेस बताएँगे, उसके एडवांटेजेस सब बताएँगे, लेकिन एक टाइम आने दीजिए। अभी जो टॉपिक चल रहा है हम उस पे ज़्यादा बात करें तो बेहतर होगा, अदरवाइज़ फिर भटक जाएँगे इधर-उधर। जब हम अपना रेस्ट एपीआई पढ़ेंगे ना तो मोनोलिथिक पे बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा, ठीक है? जेएसपी के बारे में समझ गए। अब जेएसपी इंटरनली काम कैसे करती है ये आपको समझ में आ गया कि हर एक जेएसपी सर्वलेट में कन्वर्ट होती है और फिर वो सर्वलेट से फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो हम एक्चुअल देख रहे होते हैं। तो एक्चुअल में ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये जेएसपी राइटर हमें रिस्पॉन्स दे रही है एक सर्वलेट से, है ना? तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे की बात करते हैं, इन टैग्स की बात कर लेते हैं। स्क्रिप्टलेट टैग में हम जावा का कोड लिखते हैं। एक्सप्रेशन टैग की बात पहले कर लेते हैं, डिक्लेरेटिव की बाद में बात करेंगे। एक्सप्रेशन टैग हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स ये होता है, जब यूज़ करेंगे हम लोग, ये यूज़ होता है कुछ भी प्रिंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इतना लंबा लिखा आउट डॉट प्रिंट, ये इसके जगह आप
ऐसा भी कर सकते थे। आप एक्सप्रेशन टैग का यूज़ कर लें, ये शॉर्टकट वे है किसी भी चीज़ को प्रिंट करने का, ब्राउज़र पे, ठीक है? तो अगर आप इसको रन करेंगे, रन एज़, रन ऑन सर्वर, या सिंपल हम रिफ्रेश कर लें क्योंकि जेएसपी में किया है तो रिफ्रेश कर लें, काम हो जाएगा। दिस इज़ पेज 2 पेज ऐसे एस्टेरिस्क लगा के चेक कर लेते हैं रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना? तो ये आप लगा लेते हो अगर एक्सप्रेशन टैग, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेशन ही हम बेसिकली यूज़ करते हैं, ईज़ी रहता है। 2 टैग समझ में आया आपको? डिक्लरेटिव टैग यूज़ किया जाता है, देखो अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट टैग है जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। ये मैंने नोट्स में डाल दिया आपके डायग्राम। हाँ, देखो डिक्लरेटिव टैग के बारे में समझो। आपकी एक जेएसपी है, ठीक है? और वो जेएसपी के अंदर अगर आपने कोई चीज़ स्क्रिप्टलेट में डाला हुआ है, ठीक है? या कोई चीज़ आपने एक्सप्रेशन में डाला हुआ है, तो ये सब कहाँ पे जाके प्रोसेस होंगी? वेयर इट विल गो एंड प्रोसेस? कंटेनर में सर सर्विस उसका जेएसपी हाँ, जेएसपी कंटेनर में भी, जेएसपी सर्विस मेथड में, है ना? जी जी सर सर। ये सब जाएगा जेएसपी सर्विस मेथड में, ठीक है? ये सब यहाँ गया, जेएसपी सर्विस मेथड में गया। और स्क्रिप्टलेट टैग और एक्सप्रेशन टैग जो भी है अंदर मैनेज हो गया। डिक्लरेटिव टैग जब आप यूज़ करते हो तो ये आपके सर्वलेट को के कोड को जनरेट करने का काम करता है। मतलब आप यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हो, आप यहाँ पे मेथड्स बना सकते हो। ये क्लास लेवल टैग होता है। क्लास लेवल टैग का मतलब कि अगर आपने एक्सप्रेशन सॉरी डिक्लरेटिव टैग में अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया, तो का जो आपका सर्वलेट जनरेट होगा, जो आपका सर्वलेट जनरेट होगा जिसमें सर्विस मेथड तो होगा ही, जो आपका सर्वलेट जनरेट होगा, उसी में ये वेरिएबल आकर के जुड़ जाएगा ऐसे, प्राइवेट इंट ए मान लो। अगर हमने मान लो यहाँ पे ऐसा किया, अगर हमने यहाँ पे ऐसा किया अ अ, ये डिक्लरेटिव टैग होता है, ठीक है? और हमने कहा इंट ए, it will becomes the part of your GSP generated servlet, मीन्स ये प्रोसेस नहीं होगा, जैसे ये इंट और ये बी क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है जा करके एक मेथड के अंदर, बट ये क्या करेगा, ये एज इट इज एक हिस्सा हो जाएगा आपके जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट का, कुछ इस तरीके से। कहाँ गया पेंट, कुछ इस तरीके से। इसीलिए एक्सप्रेशन टैग के अंदर यू कांट क्रिएट अ मेथड। आप यहाँ पे पब्लिक वॉइड XYZ ये नहीं बना सकते, एरर आ रहा है। क्यों नहीं बना सकते पता है? क्योंकि ये जो स्क्रिप्टलेट टैग है वो एक मेथड के अंदर प्रोसेस हो रहा है, और क्या मेथड के अंदर मेथड बनाया जा सकता है? यहाँ पे एक मेथड बनाए हो, अगर यहाँ पे अगर एक मेथड बनाया हो तो वो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि भाई ये आएगा भाई मेथड, और मेथड के अंदर मेथड कैसे आएगा, सोचो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? सर जावा में नेस्टेड मेथड क्रिएट कर सकते हैं ना? कैसे कर सकते हैं बताओ? नहीं सर, क्वेश्चन था सिर्फ। नहीं नहीं, मेथड के अंदर मेथड नहीं बनता, नेस्टेड क्लास होती है। तो ध्यान रखें, मेथड के अंदर हम मेथड बनाते नहीं हैं, तो इसीलिए स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर मेथड नहीं क्रिएट कर सकते। स्क्रिप्टलेट टैग का जो भी कोड होगा वो इंटरनली प्रोसेस होगा, और डिक्लरेटिव टैग के अंदर जो भी चीजें होंगी दैट विल बिकम्स द पार्ट ऑफ योर सर्वलेट। समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं? मतलब इसके अंदर अगर मेथड है तो वो मेथड आपके सर्वलेट में भी बनेगा। पब्लिक पब्लिक वॉइड XYZ जो भी मेथड, ठीक है? इसीलिए डिक्लरेटिव टैग हम यूज़ करते हैं ऐसे वेरिएबल के लिए
जो मुझे हर एक जगह यूज़ करना हो, हर एक टैग्स में यूज़ करना हो और हर एक रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करना हो। आप समझो बात को। हमने यहाँ पे एक ये बनाया, हमने यहाँ बनाया पब्लिक वॉइड XYZ, ठीक है? पब्लिक वॉइड XYZ। देखो एरर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना कोई एरर? और यहाँ से ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी, इसको के कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। के कर लिया हमने, ठीक है? और ये एरर हटा देते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? देखो कई बार ऐसा होता है कि दिक्कत होती नहीं दिखती है, तो इसको बंद करके दोबारा ओपन कर लेना। अगर ऐसी दिक्कत सॉल्व नहीं हो रही तो देखो सही हो गया, है ना? तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मेथड बन गया और यहाँ पे हम लोग अभी इस मेथड को कॉल कर सकते हैं XYZ, ठीक है? इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर लेते हैं, k की वैल्यू हम कर लेते हैं 20 और इसमें हम एक ले लेते हैं इंट i, इंट j और हम कर लेते हैं फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक और इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, या इनफैक्ट मैं रिजल्ट नाम का इंस्टेंस वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है? और इंट i, इंट j और यहाँ से मैंने वैल्यू भेजा a, b, ठीक है? a, b तो इसमें आएगा और हम क्या कर लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू i प्लस j और सिस आउट करते हैं रिजल्ट। समझ में आ रहा है क्या हुआ है? बताइए, सबको समझ में आ रहा है क्या यस हुआ है सर, यहाँ यस पे? सर। स्क्रिप्ट ये जो है ना डिक्लेरेटिव टैग, ये आपके सर्वलेट को डिज़ाइन करती है कि कितने इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, उसमें क्या-क्या मेथड होंगे, ठीक है, ये होंगे। अब ये हो गया प्रोसेसिंग वाली चीज़ कि हाँ, ये डेटा है भाई, ये डेटा आपका किसी रिक्वेस्ट से भी आ सकता है, हम सीखेंगे वो चीज़ें। क्लाइंट से भी डेटा यहाँ ला सकते हो आप। तो एक डेटा आया और हमने उसको प्रोसेस के लिए भेज दिया और इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर दिया, ठीक है? तो अभी अगर आप देखोगे आउटपुट 30 आ रहा है क्या? अच्छा 10, 20 तो 30 होगा ना, 100, 200 कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं हमारा। मैंने रिफ्रेश किया, देखो 300। अब समझो इसमें एक्चुअली हुआ क्या होगा? हुआ कुछ ऐसा होगा कि आपका एक यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बना होगा किस नाम से? बताइए। एक यहाँ पे रिजल्ट नाम से इंस्टेंस वेरिएबल बना होगा, प्राइवेट इंट रिजल्ट। फिर आपका एक मेथड बना होगा, कौन नाम से? पब्लिक वॉइड, जो भी नाम से मैं बनाया होगा XYZ का। XYZ। हाँ, तो XYZ नाम से मेथड बना, उसमें इंट i, इंट j भी है, ठीक है? एंड उसके अंदर क्या है? रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b भी है। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, ताकि सबको समझ में आए क्या खेल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से ये आपका मेथड बना। इस तरीके से हमारा सर्वलेट पूरा का पूरा क्रिएट होता है डिक्लेरेटिव टैग की मदद से। मतलब और भी टैग्स हैं, ये टैग तो डायरेक्टली जाएँगे प्रोसेस होने, कहाँ पे? इसके अंदर, है ना? ये तो डायरेक्टली प्रोसेस होने जाएँगे इसके अंदर, तो आप भी जान रहे हो। लेकिन डिक्लेरेटिव टैग से हम अपने सर्वलेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, हम उसमें इंस्टेंस वेरिएबल, उसमें मेथड्स क्रिएट करवा सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि ये तो आपका जेएसपी है, ठीक है? और ये आपका सर्वर है। इस जेएसपी को अगर मान लो 1, 2, 3, 4, 5 लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो इस जेएसपी का 5 इंस्टेंस बनेगा या एक ही इंस्टेंस बनेगा? एक ही बनेगा सर। हाँ, ये बनेगा। अच्छा, अब इस जब जेएसपी का एक ही इंस्टेंस बनेगा, तो मान लो पहले वाले बंदे ने कुछ काम किया, वो रिज़ल्ट क्या दूसरे वाले बंदे को दिखेगा? हाँ? भाई पहला वाला बंदे ने जेएसपी चलाई, जब पहले बंदे ने जेएसपी चलाई तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 300। जब दूसरा बंदा उसी जेएसपी के पास आएगा तो क्या उसको डायरेक्टली 300 मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
मिलेगा सर। हाँ, मिल उसको जाएगा भी सर। डायरेक्टली 300 मिलेगा। इसीलिए ये बात ध्यान रखना कि डिक्लेरेटिव टैग के अंदर पहले तो हम लोग ऐसे स्टैटिक वाला काम नहीं करते भाई। जब मुझे आप सोचो कि जब मुझे घुमा फिरा के ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 200, उसका सम 300 ही प्रिंट करना होगा, तो मैं डायरेक्ट H1 टैग में 300 नहीं लिख दूंगा यार। सोचने वाली बात है भाई। स्टैटिक काम है कि डायनेमिक काम है, आप बताओ। यहाँ पे हमारा जीएसपी क्रिएट किया जाता है टू वर्क विथ डायनेमिक डेटा। आप मुझे बताएं कि क्या ये डायनेमिक डेटा है? स्टैटिक है अभी तो। अभी तो स्टैटिक है। तो इस ए की जगह जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं आ रहा होता है, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट से। हम ऐसा करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं ए। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे हमें टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे नहीं होगा, पारसेंट करना पड़ेगा, ठीक है? डॉट इंटीजर डॉट पारसेंट करना पड़ेगा ना। तो वो सब मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, आपको भी पता है। या फिर हम चलो कर ही देते हैं, इंटीजर डॉट पारसेंट, एंड पारसेंट में मैं करूँगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। देखो, रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ऐसे आता है डेटा। फिर इसी तरह बी की वैल्यू कैसे आएगी? ऐसे आएगी। तो अब बताओ ये डेटा क्लाइंट से आ रहा होगा या फिर स्टैटिक है? क्लाइंट से आ रहे हैं। अब ये डेटा क्लाइंट से आ रहा होगा, ठीक है? ये डेटा अब ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? कि हम एक दूसरी जीएसपी बना करके जीएसपी के एक्शन में जीएसपी दे सकते हैं। जीएसपी टू जीएसपी का फ्लो भी बनाया जा सकता है, पर अभी हमें उसमें जाना नहीं है। हम एक बात समझाना यहाँ चाह रहे हैं आपको डिक्लेरेटिव टैग के बारे में। अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है तो चलेगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल हैं, नो डाउट, क्योंकि हम इंटरनल चीज़ों को समझ रहे हैं। तो भी सिंपल रखो आप इसको, 100-200 आसानी के लिए, इतना तो आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा। हाँ, डिक्लेरेटिव टैग चूँकि एक एक ऐसा टैग है, एक ऐसा टैग है जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट करता है, और ये इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं, कॉमन फॉर ऑल रिक्वेस्ट हो जाते हैं ये। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हमने आरईएस की वैल्यू किया है 0, अब बताना ज़रा दिमाग लगा, ठीक है? और हमने एक मेथड बनवाया है जिसके अंदर से हम कर रहे हैं रिजल्ट को प्लस प्लस, और 5 रिक्वेस्ट को मैंने पाँचों रिक्वेस्ट को 100-100 बार चलाया। 100 बार एक रिक्वेस्ट को, 100 बार इसको, 100 बार इसको, एंड 100 बार इसको। तो फाइनली मेरे रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जितनी बार चलेगा उतनी बार करता है। देखो, एक बार रिक्वेस्ट आई तो मेथड चला, रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो गई 0 से? 100। अरे 1 ना भाई, एक बार में 1 हुई, 2 बार में 2। अब एक ही रिक्वेस्ट 100 बार करी तो कितने हो गए? 100। इसी तरह 4 लोग करें तो कितने हो गए? 400। 400। लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है वो बारी बारी आएगी या फिर साइमल्टेनियसली आएगी? साइमल्टेनियसली आएगी भाई, जरूरी थोड़ी बारी बारी आए। ये तो रिक्वेस्ट कोई कभी भी एक्सेस कर सकता है। अगर ये साइमल्टेनियसली आए तो क्या यहाँ रेस कंडीशन आ सकता है? यस सर। आ सकते हैं। आ सकता है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है। क्योंकि हो सकता है कि ये राजू और काजू एकदम एक टाइम पे वेब एप्लीकेशन में घुसे, तो जीएसपी सर्विस, सॉरी, जो आपका मेथड है इंक्रीमेंट करने वाला, वो दोनों के लिए एक ही बार चला। तो रिजल्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट एक ही हुई, लेकिन दोनों को लगा कि दोनों का काम हो गया। तो इसीलिए डिक्लेरेटिव टैग में हम कभी भी नॉन सिंक्रोनाइज वाला डेटा नहीं बनाते हैं। अगर हम कुछ म्यूटेशन कर रहे हैं तो, अगर मान लो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हम करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग यूज करेंगे, बफर या बिल्डर? अगर मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग बनानी है और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, बफर या बिल्डर? बफर सर।
बफर। बिल्डर सिंगल थ्रेडेड। अगर आप बिल्डर बना दोगे तो बिल्डर सिंगल थ्रेडेड होती है, आपको पता है, तो वहाँ पे आपको रेस कंडीशन दिखेगी। इसलिए हम इसको ऐसा ऐसा मतलब हम जनरली ना म्यूटेबल वाला काम करवाते ही नहीं है। और अगर कोई ऐसा काम करवा रहे हो म्यूटेबल वाला, ये थ्रेड भी कन्वर्ट कर रहा है, ये थ्रेड भी कर रहा है, वो थ्रेड भी कर रहा है, तो फिर आप ऐसा चीज़ यहाँ पे यूज़ करो जो कि भाई सिंक्रोनाइज़। समझ में आ रहा है सबको जो बातें बताई जा रही हैं? जी सर। है ना? ये सब बहुत बारीक बातें हैं, क्योंकि आप लोगों को समझनी है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा डिक्लेरेटिव टैग के बारे में, ये बात जो हमने आपको भी बताई कि डिक्लेरेटिव टैग, ये लिखा है नोट्स में हमने, डिक्लेरेटिव टैग का यूज़ तो समझ गए कि हाँ भाई, ये क्लास लेवल एलिमेंट्स को क्रिएट करता है, मेथड्स को कर सकता है, इंस्टेंस वेरिएबल को कर सकता है। और डिक्लेरेटिव टैग में हम ऐसा कोई म्यूटेबल डेटा नहीं बनाएँगे जिसको सारे थ्रेड्स एक साथ चेंज कर पाएँ, अदरवाइज़ फिर रेस कंडीशन या करप्टेड डेटा वाली दिक्कत आ सकती है। एक्सप्रेशन टैग सिंपल है, प्रिंट करता है। डायरेक्टिव टैग्स में 3 आते हैं, ठीक है? डायरेक्टिव टैग्स में 3 आते हैं, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव और टैग लिब डायरेक्टिव, ठीक है? अब इनका यूज़ हम लोग आगे सीखेंगे कि पेज डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है, इंक्लूड का क्या होता है, ये सब चीज़ें आएँगी, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आज के लिए हम लोग का इतना बहुत है, क्योंकि बहुत-बहुत थ्योरीज़ हो गई हैं, ठीक है? अब ऊपर से भी जाने लगेगा, तो एक बार हम नोट्स ओपन करके आपको दिखा देते हैं। आप नोट्स भी अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, चीज़ें तो समझ गए हो आप, अब आपको रिकॉल ही तो करना है, चीज़ें तो सब समझ गए हो, सारा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बस रिकॉल करना है, तो रिकॉल करने के लिए नोट्स इनफ रहेगा आपके लिए। चलो मैं इसको हटा देता हूँ ये डायग्राम, ठीक है? सर हाँ, 1 मिनट, हाँ, बोलिए। सर ये डिक्लेरेटिव और स्क्रिप्टलेट और एक्सप्रेशन टैग प्रोसेसिंग में जाते हैं ना सर। तो ये जो अभी आपने बताया डिक्लेरेटिव टैग, वो सर्वर में स्टोर हो रहा है, सॉरी सर्वलेट में हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है सर? ये डिक्लेरेटिव टैग जो है, ये बनाते हाँ तो हम जेएसपी फाइल में हैं, लेकिन जब इस जेएसपी का सर्वलेट क्रिएट होता है, तो इस डिक्लेरेटिव टैग को देख करके इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड्स बनते हैं आपके सर्वलेट में। अच्छा, सर्वलेट में सर। हाँ, ये आपका सर्वलेट है, आपके सर्वलेट में डिक्लेरेटिव टैग को देख करके इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड्स बनते हैं। आपकी जो ये स्क्रिप्टलेट और एक्सप्रेशन टैग हैं, इनके कोड को जेएसपी सर्विस मेथड प्रोसेस करता है। यहाँ पे आपके स्क्रिप्टलेट, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है वैसे, स्क्रिप्टलेट एंड सॉरी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन टैग जो है, वो आपका यहाँ पे प्रोसेस होगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये भी हम आपके नोट्स में अच्छे से मेंटेन करके डाल देंगे। ये सर ये इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड जो बना रहे हैं वो आप थोड़ा तेज़ बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत धीमे आती है। चलो वॉल्यूम थोड़ा कर लीजिए। हाँ, सर मैं ये कह रहा था कि जो भी हम ये इंस्टेंस लेवल पे जो बना रहे हैं वेरिएबल्स और मेथड्स वगैरह, तो जेएसपी में जनरली वो जेएसपी सर्वलेट पे क्रिएट होगी ना फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। सर? जो हम मेथड्स इंस्टेंस लेवल पे जो हम बना रहे हैं ये वाला। मेथड बना जी हाँ, हाँ। इंस्टेंस, तो फिर ये जेएसपी सर्वलेट पे क्रिएट होगी ना? ये हाँ, जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट में क्रिएट होगी। जी। तो सर इसका सेम मेथड हमारे सर्वलेट पे होगी या फिर हमें बनानी पड़ेगी? कौन सा मेथड? ये वाला? ये तो हम बनाएंगे ना, हमने बनाया था ना यहाँ पे ये। तो ये जेएसपी में बना रहे हैं तो फिर हमें सर्वलेट पे भी बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, सर्वलेट में अपने आप बनेगा ना। हम ये तो जब सर्वलेट में कन्वर्ट होगा तो अपने आप ये मेथड और ये इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएंगे, और सर्विस मेथड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसका सर्वलेट तो हमें दिखता भी नहीं है, वो तो इंटरनल है, उसमें तो आपको जाना ही नहीं है उसको, तो बिल्कुल। वॉल्यूम धीमा कर लूँ? हाँ, बोलिए। सर आप बोले कि वो उसका ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट होता है, हाँ, हाँ। तो सर हर यूजर हमेशा जब रिक्वेस्ट हिट करेंगे तो जब मान लीजिए रिसोर्स का रिजल्ट का वैल्यू 0 है तो अपडेट होके 1 हो जाएगा पहली बार रिक्वेस्ट हिट करेंगे तो। हाँ, हाँ। सर फिर सेकेंड यूजर के लिए फिर हिट करेंगे तो 1 से इंक्रीमेंट होगा और 0 से सर? एक्चुअली क्या होगा ना कि देखो, सेकंड बंदा जब आएगा, ठीक है,
तो सेकंड बंदा जब आएगा तो उसके लिए स्क्रिप्टलेट टैग दोबारा चलेगा, तो उसके लिए उसका रिज़ल्ट रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसीलिए वही हमने बताया ना कि ये वाला जो स्क्रिप्टलेट है, वो हर एक यूज़र को अपना-अपना दिखना चाहिए। ये जो है ना, इसमें रेस कंडीशन आने की प्रॉब्लम हो जाती है। बस हाँ, इसमें इसीलिए हमने बोला ना कि इसमें रेस कंडीशन आने की प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बंदा कुछ अपडेट कर रहा है, दूसरा कुछ अपडेट कर रहा है, तो किसी दूसरे की वजह से दूसरे को प्रॉब्लम दिखेगी। तो इसीलिए इसमें हम लोग ऐसा काम ही नहीं करते हैं कि मतलब इसको हम बार-बार म्यूटेट करें। अच्छा सर, इसका मतलब वो जब हिट करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगा फिर से। हाँ, 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 वो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमें ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा इसको चलाते समय। इसके बारे में थोड़ी और हम बात करेंगे आगे चल के। थोड़ा कि रिक्वेस्ट कैसे जा मतलब हम प्रैक्टिकली हमें एक बार इसको देखना पड़ेगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो असल में नोट्स सर हाँ, बोलिए। सर इसकी डिफ़ॉल्ट सर वैल्यू जो तो हमें सेट करनी पड़ेगी ना कि ये नल जाए या फिर 0 जाए फॉर की वो तो नेक्स्ट वो तो इस डेटा टाइप पे डिसाइड हो जाएगा। अगर आप चाहो तो सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो वैसे भी इंस्टेंस की सेट होती है। सर जो वैल्यू प्रिंट करने के लिए दो चीजें यूज होती है, एक तो एक्सप्रेशन टैग और एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। तो सर हाँ। कब कौन सा यूज करना है, और पाइडिटी मतलब कि कौन किसको, लाइट वेटेड कौन सा होता है पहले? देखिए लाइट वेट जैसा कुछ सीन नहीं है, बस इसमें ये है कि हाँ, टैग अगर यूज़ करोगे तो इंटरनली टैग कन्वर्ट होगा, पर उसमें उतना भी आपका मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता, उतना भी ये इनएफिशिएंट नहीं होता। हाँ, प्रायोरिटी की बात करें तो मान लो कि अगर आपको रिज़ल्ट प्रिंट करना है अ, मतलब आपका रिज़ल्ट अनारकलियों से घिरा हुआ है, मतलब यहाँ पे आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे पी टैग लगाया हुआ है और यहाँ पे पैराग्राफ लगा हुआ है। अब आपको इस पैराग्राफ के साथ में बीच में रिज़ल्ट प्रिंट करना है, यहाँ भी एक पैराग्राफ लगाया हुआ है आपने, ठीक है? ये अनारकलीज़ हो गई आपकी। तो पैराग्राफ से क्या है आपका रिज़ल्ट घिरा हुआ है, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। आउट डॉट प्रिंट वाला कब यूज़ करेंगे जब स्क्रिप्टलेट में वहीं के वहीं प्रिंट करना हो। क्योंकि अगर आपको दोबारा करना होगा यहाँ पे तो फिर से आप आउट डॉट प्रिंट इतना लंबा लिखने की नीड नहीं है, एक शॉर्टकट वे है। चाहो तो आउट डॉट प्रिंट यूज़ कर सकते हो बट ये एक शॉर्टकट वे है। ये प्रेफ़र किया जाता है कब? जब आपको किसी एचटीएमएल के अंदर बीच में साथ में कहीं भी आपको अपना डेटा प्रिंट करना है तो ये शॉर्ट वे आपको प्रोवाइड बाकी कुछ नहीं है, एक लाइन ऑफ कोड घटाने का एक तरीका है बस। ठीक है? तो आइए एक बार नोट्स देख लें, थोड़ा बहुत जो आपको कन्फ्यूज़न है वो नोट्स से कवर हो जाएगा आपका। तो नोट्स कहाँ गया हमारा? ये रहा। अब आप लोग से सवाल पूछेंगे, ठीक है? जो हम लोग अभी 1 घंटा पढ़े हैं। 1 घंटा नहीं, 7:30 से 9 हो गया अभी तो ज़्यादा हो गया। चलो भाई साहब, डे 13 ओपन किया जाए। डे 13 सर्वलेट ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन्ड सिंपली। इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि जब अपने वेब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, सर्वलेट कंटेनर क्रिएट वन इंस्टेंस ऑफ ईच सर्वलेट क्लास। ठीक है, अगर 5 सर्वलेट है तो पाँचों का एक-एक इंस्टेंस बनेगा। द सिंगल सर्वलेट ऑब्जेक्ट इज शेयर्ड फॉर ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट। हर एक सर्वलेट हर एक इनकमिंग रिक्वेस्ट के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है। फॉर एवरी रिक्वेस्ट द सर्वर कॉल्स द सर्वलेट सर्विस मेथड। फॉर एवरी रिक्वेस्ट हर एक रिक्वेस्ट के लिए सर्वर किसको कॉल करता है? सर्वलेट के सर्विस मेथड। ठीक है। जेएसपी के केस में जेएसपी सर्विस मेथड को। मल्टीपल थ्रेड्स हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट कॉन्करेंटली ऑल यूजिंग दैट सेम सर्वलेट ऑब्जेक्ट। थ्रेड का ना अपना खुद का एक फ्लो होता है। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग में कन्फ्यूजन है तो आपको ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी कि हर एक जो थ्रेड होता है उसका अपना ओन एग्जीक्यूशन फ्लो होता है। तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसको कई सारे उस पे एग्जीक्यूशन फ्लोज लगाए जा सकते हैं। ठीक है। एक सवाल है कि इज द सर्विस मेथड ऑलवेज कॉल्ड बाय द सर्वलेट कंटेनर इवन इफ आई हैव ओनली इम्प्लीमेंटेड डू पोस्ट। अगर मेरे सर्वलेट में सिर्फ डू पोस्ट है तो भी सर्विस कॉल होगा? यस, तो भी सर्विस कॉल होगा क्योंकि सर्विस आपके सर्वलेट में तो होता ही है ना? आप ओवरराइड करो चाहे मत करो। हाउ इट वर्क्स? व्हेन रिक्वेस्ट अराइव्स द कंटेनर इन्वोक्स द सर्वलेट सर्विस मेथड। ठीक है। द डिफ़ॉल्ट सर्विस मेथड सबसे पहले क्या हो, रिक्वेस्ट अराइव होगी तो कंटेनर
सॉलिड का सर्विस मेथड चलाएगा। सर्विस मेथड क्या करेगा, चेक करेगा कि रिक्वेस्ट किस टाइप की है। देन क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग डू गेट या डू पोस्ट को चला देगा। अगर आपके पास सिर्फ डू पोस्ट है तो पोस्ट को चला देगा अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आई है तो, और अगर गेट रिक्वेस्ट आई है तो एरर दे देगा भाई कि भाई नहीं है, नहीं मिल रहा है। चलो, हु क्रिएट्स थ्रेड फॉर द सर्वलेट? आप बताएं थ्रेड कौन क्रिएट करता है सर्वलेट्स के लिए? कंटेनर सर। हाँ दैट हाँ, कंटेंट सर्वलेट कंटेनर करता है। चलो ठीक है। व्हेन द, यहाँ पे लिखा है सर्वलेट कंटेनर, व्हेन द रिक्वेस्ट रिसीव मल्टीपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है। When the server receive multiple HTTP request, it assign each request to a separate thread from its internal thread pool. These threads call the same servlet instance service method concurrently. The service method and JSP केस में JSP सर्विस मेथड इज नॉट सिंक्रोनाइज नहीं होता है, वरना फिर तो बारी बारी होता, फिर मल्टी थ्रेडिंग वाला काम नहीं होता। ठीक है, अच्छा। अब सर ये सेकंड वाला क्या सेकंड वाला? ये विन द सर्वर। हाँ हाँ, क्या बोलिए? सिंपल सी बात है, व्हेन द सर्वर रिसीव मल्टीपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट इट असाइन, जब एक एक रिक्वेस्ट को एक एक थ्रेड असाइन कर देता है। मैं बताया था ना, हर एक रिक्वेस्ट को एक एक थ्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। अब चलिए यहीं पे डायग्राम भी पुट कर देते हैं हम, बात बात में हो गया। देखो ये है ना, हर एक रिक्वेस्ट को एक एक मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो भैया, पूछोगे भी बोलोगे भी नहीं। जी सर। मिला ना, बस यही तो था। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ढंग से कर लें। इतना चीज़ें इंटरनल पढ़ने का फ़ायदा ये है कि एचआर को पूरा जाके घुमा देना एकदम एकदम पुड़िया बना के। चलो अब जेएसपी समझो। जेएसपी क्या है भाई? सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, नॉट क्लाइंट साइड, दैट अलाउज यू टू राइट एचटीएमएल प्लस जावा कोड इन द सेम फाइल। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस। ठीक है, व्हेन यू हिट दिस यूआरएल, मान लो आपने ये यूआरएल हिट किया तो क्या होगा? It looks like you are accessing a JSP file directly from the browser, but here is what actually happening behind the scene. ऐसा लगता है कि हम index.jsp डायरेक्ट हिट कर रहे हैं और ब्राउजर उसको प्रिंट कर दे रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं। होता क्या है भाई? द ब्राउजर सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट, वो भी आपकी गेट टाइप की। ठीक है, ये गई ब्राउजर भाई रिक्वेस्ट मारा, टॉमकेट ने रिक्वेस्ट को रिसीव किया। हैंडल्स ऑफ टॉमकेट जब रिक्वेस्ट को हैंडल करता है तो उसका काम क्या होता है? सर्वलेट या जेएसपी कंपोनेंट को हैंडल करना। तो आपने चूंकि जेएसपी को हिट किया था तो ये जाएगा उस जेएसपी को देखेगा। ठीक है, द जेएसपी कंटेनर फिर पिक्चर में आएगा। द जेएसपी कंटेनर टेक्स ओवर, ये आएगा पिक्चर में। इट इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग जेएसपी फाइल, ये जेएसपी फाइल को मैनेज करने का काम करता है। द जेएसपी फाइल इज लोकेटेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू जावा सर्वलेट क्लास। दिस इज हैपेंस ओनली फर्स्ट टाइम और इफ द जेएसपी वाज मॉडिफाइड। मैंने बताया था कि जेएसपी सर्वलेट में कन्वर्ट होगी फर्स्ट टाइम, या फिर अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो कन्वर्ट होगी। अच्छा, कन्वर्ट हो गई आपकी सर्वलेट में। द जनरेटेड सर्वलेट क्लास इंक्लूड अ मेथड कॉल्ड जेएसपी सर्विस मेथड विच कंटेन्स ऑल द लॉजिक रिटन इन द जेएसपी फाइल। जो भी आपने लॉजिक लिखा है जेएसपी के अंदर वो सब कहाँ जाएगा? ये लॉजिक सारा जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर जाएगा। ठीक है, द ट्रांसलेटेड जावा सर्वलेट इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड, देन सर्वलेट बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। द सर्वलेट फ्रॉम द जेएसपी, जो जेएसपी से सर्वलेट बना है, इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंटेनर। कैसे होगा? द कंटेनर क्रिएट्स अ थ्रेड एंड कॉल्स जेएसपी सर्विस। ठीक है, मेथड। दिस मेथड कंटेन्स ऑल योर स्क्रिप्ट, एक्सप्रेशन, एचटीएमएल एंड लॉजिक फ्रॉम योर जेएसपी पेज। मतलब वही वाला बात जो हमने यहाँ पे आपको बताई थी, ये वाला कहाँ चला, ये वाला काम, कि जो आपका जो ये जेएसपी सर्विस मेथड ये सारे के सारे लॉजिक को रखेगा। ये मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि इट विल, देखो यहाँ लिखा है कि द कंटेनर क्रिएट्स अ थ्रेड एंड कॉल जेएसपी सर्विस मेथड, है ना। दिस मेथड कंटेन्स ऑल योर स्क्रिप्टलेट्स, एक्सप्रेशन,
डिक्लेरेटिव नहीं लिखा है यहाँ पे, ध्यान देना। स्क्रिप्टलेट्स और एक्सप्रेशन और HTML एंड लॉजिक फ्रॉम JSP पेज, सारे के सारे एक एक्सप्रेशन को, स्क्रिप्टलेट को, HTML को अपने पास रखेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, नोट पॉइंट में लिखा है, व्हेन योर JSP इज ट्रांसलेटेड इनटू अ सर्वलेट बाय द JSP कंटेनर, ऑल द HTML कोड यू रोट इन JSP becomes जावा प्रिंट स्टेटमेंट, लाइक आउट डॉट, हम जो प्रिंट करते हैं, राइट नहीं होगा, जो हम लोग आउट डॉट प्रिंट करते थे इनसाइड JSP सर्विस मेथड, देखो ऐसे हो जाएगा। ये आपका कोड है, ठीक है। मान लो कोड में हमने लिखा है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम, तो ये कैसे हो जाएगा, JSP राइटर आउट डॉट राइट HTML आउट डॉट राइट। आउट का राइट मेथड होता था कि प्रिंट मेथड होता था? हम लोग के कैसे प्रिंट ही होता था ना, प्रिंट राइटर में प्रिंट होता था, चलो ठीक है, याद है हमें। तो आउट डॉट, इस तरह से आपका पूरा का पूरा कोड इस तरह से JSP सर्विस मेथड में बनेगा। अभी समझ में आया थोड़ा? तो हमने यहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे कि फिर आपका क्या होगा, जितना JSP राइटर आपके पूरे के पूरे HTML कोड को और आपके इस डेटा को इंक्लूड करके ब्राउज़र पे रिस्पॉन्स दे देगा। तो कुछ इस तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा, द आउट ऑब्जेक्ट इनसाइड JSP सर्विस राइट्स HTML आउटपुट टू द रिस्पॉन्स, HTML आउटपुट रिस्पॉन्स दे देगा। एंड फिर क्या है, द सर्वर जनरेट्स HTML एज अ रिस्पॉन्स बैक टू द ब्राउज़र एंड ब्राउज़र रेंडर कर देगा उसको। इट नेवर सीज द JSP फाइल और जावा कोड, ओनली द फाइनल आउटपुट। ब्राउज़र कभी भी JSP फाइल जावा कोड को नहीं देखता। जावा का कोड बैकएंड में, JSP पूरा बैकएंड में गई, पूरी की पूरी कन्वर्ट हुई, लॉजिक उसका पूरा का पूरा जो स्क्रिप्टलेट में लॉजिक था वो प्रोसेस हुआ एंड एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ कुछ इस तरीके से कुछ रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और यही रिस्पॉन्स आप देखते हैं। अब बताओ भाई, इतना पॉइंट समझ में आया सबको? सर ब्राउजर में इंस्पेक्ट करके तब भी JSP कोड नहीं दिखेगा? नहीं, स्क्रिप्टलेट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप सोचो कि ब्राउज़र यहाँ पे जो है, ये जो ब्राउज़र है, क्या ये स्क्रिप्टलेट टैग को रीड कर रहा है? नहीं ना। HTML को रीड करेगा। हाँ, तो इसीलिए स्क्रिप्टलेट नहीं दिखती है, वो तो रिस्पॉन्स आता है बैकएंड से, इंस्पेक्ट पे भी नहीं दिखेगा आपको, इसीलिए नहीं दिखता है। ठीक है, समझ में आई ये पूरी पॉइंट यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग ये वाला डायग्राम अपना ऐड कर सकते हैं ना। ये वाला डायग्राम कहाँ गया हमारा, ये नोट्स इधर है ना। तो सेकंड ये वाला भी हम लोग कैसा डायग्राम था भाई, HTML, ये तो हमने सिंपल JSP के बारे में आपको बताया था थोड़ा बहुत। तो ये वाला हम JSP में यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, सिंपल, और फॉर्मेट कर लेते हैं। अभी इंटरनल आप समझ गए JSP का, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी JSP समझने में। और ये जो हमने पूरा एक्सप्लेन किया है 10 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 10 पॉइंट हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये डायग्राम पूरा सार है इस 10 पॉइंट का, ठीक है। ये कॉपी किया हमने और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। चलो भाई साहब, ये हो गया। सर डिक्लेरेटिव टैग में जो मेथड्स और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो स्टैटिक होते हैं या नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक होते हैं, लेकिन आप स्टैटिक बना सकते हो, होते नॉन स्टैटिक भाई, ओके। ठीक है। हमने कहीं लिखा भी होगा आगे। चलो JSP टैग की बात कर लेते हैं। एक डायग्राम और छूट रहा है, वो कहाँ का था? अच्छा हाँ, टैग्स, ये डिक्लेरेटिव टैग में लग जाएगा, चलो ठीक है। अब JSP टैग, इन JSP कई सारे टैग होते हैं, मेनली जो है डायरेक्टिव, स्क्रिप्टेड, एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन एंड डिक्लेरेटिव, नॉट डिक्लेरेशन एंड, हाँ डिक्लेरेशन भी बोल सकते हो, डिक्लेरेशन के लिए डिक्लेरेटिव टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको डिक्लेरेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं स्लैश डिक्लेरेटिव लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, ये 4 टैग्स इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव में 4 आता है, पेज, इंक्लूड और टैग लिव, जिसकी बात ही हमने नहीं किया, बाद में करेंगे, ठीक है। लेटर हम इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। चलो, स्क्रिप्टलेट लेट यू राइट जावा कोड दैट रन्स व्हेन पेज इज रिक्वेस्टेड। व्हेन यू राइट, इस टैग में दिस इज वेयर यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, सेट वेरिएबल, कंट्रोल फ्लो, लूप्स एंड ऑल, सब लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन टैग हमने बताया आपको, दे आर शॉर्टर एंड ईजियर फॉर प्रिंटिंग वैल्यूज।
एंड डिक्लेरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा लंबा चौड़ा पॉइंट लिखा है, ये लास्ट आपको समझना है। डिक्लेरेशन अलाउ यू टू डिफाइन वेरिएबल्स एंड मेथड्स दैट बिकम पार्ट ऑफ द सर्वलेट क्लास जनरेटेड फ्रॉम योर जीएसपी। वही बात जो हमने आपको बताई थी, ये वाली बात, ठीक है कि भाई डिक्लेरेटिव टैग में जो भी आप करोगे वो आपके सर्वलेट का पार्ट बनने वाला है, ठीक है, वो आपके सर्वलेट का पार्ट बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जेएसपी डिक्लेरेशंस आर ब्लॉक ऑफ कोड, इस तरह का होता है, दैट लेट यू डिक्लेयर वेरिएबल एंड मेथड एट द क्लास लेवल। इस क्लास लेवल से आप स्टार्टिंग मत समझना, क्लास लेवल तो क्लास में, ठीक है, एट क्लास लेवल इन द सर्वलेट जनरेटेड फ्रॉम योर जेएसपी। अनलाइक स्क्रिप्टलेट्स, डिक्लेरेशन बिकम्स फील्ड और अनलाइक स्क्रिप्टलेट्स डिक्लेरेशन बिकम्स फील्ड और मेथड, है ना, डिक्लेरेशन जो है वो आपका फील्ड या मेथड बन जाता है एट क्लास लेवल of the generated servlet. This means they are defined once when the servlet class load, जब servlet class load होगा तो उस समय वो generate हो जाएगा। Scriptlets are used to write Java statement that go inside JSP method, JSP service में। Scriptlet का मैंने बताया था पूरा का पूरा JSP service method में जाता है, JSP service method of the servlet generated from your JSP. So you can write statement, expression, loop, conditions, but you cannot declare new method inside another method. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्रिप्टलेट के अंदर मेथड क्यों नहीं बनता, क्योंकि स्क्रिप्टलेट का पूरा डेटा जा रहा होता है एक मेथड के अंदर, और मेथड के अंदर मेथड कैसे बनेगा, इसीलिए स्क्रिप्टलेट और एक्सप्रेशन के अंदर हम सिर्फ ऐसे चीजें लिखते हैं जो एक मेथड के अंदर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल, इफ एल्स, एक्सप्रेशन, लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सब लिखते हैं, ठीक है, मेथड नहीं बनाते हैं क्योंकि मेथड के अंदर नहीं जाएगा। These variable and methods becomes the instance member of servlet class, ठीक है, these variable and method becomes instance member of servlet। these मतलब वो डिक्लेरेशन की बात हो रही है, meaning they belong to single servlet object instance that server creates to handle all requests, ठीक है, वो एक सिंगल सर्वलेट ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन जाएगा। जो मैंने लिखा है सिंगल सर्वलेट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, स्टैटिक नहीं लिखा है ना, जो अभी आप पूछ रहे थे कि इंस्टेंस होगा या स्टैटिक होगा, तो इंस्टेंस होगा। Since the servlet container creates only one instance of the servlet class, बहुत important point, since the servlet container creates only one instance of the servlet class, these declaration variable and method are shared across all requests। सही बात है, ये जो भाई बनेगा इंस्टेंस वेरिएबल मेथड, क्या ये हर एक रिक्वेस्ट के साथ शेयर किया जाएगा? हाँ, यस सर। तो क्या दिक्कत आ Yes, सकती है? sir. हाँ, दिक्कत ये आ सकती है कि दिस शेयरिंग मीन्स इफ यू यूज डिक्लेरेशन टू स्टोर म्यूटेबल डेटा लाइक काउंटर्स, लिस्ट, यू रिस्क कंकरेंसी इशू, रेस कंडीशन सच एज इनकंसिस्टेंट वैल्यू और डेटा करप्शन अनलेस यू केयरफुली मैनेज थ्रेड सेफ्टी। अगर हम स्ट्रिंग बफर यूज कर लें तो दिक्कत नहीं होगा, हम मैनेज कर लेते हैं थ्रेड सेफ्टी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात जितना हमने आपको बताई है सारी हमने डायग्राम के थ्रू और अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाया और प्रॉपर आपको नोट्स भी दे दिया, ठीक है, तो इतना अच्छे से आप कमेंट कर लें, जेएसपी को समझ लें, उसके इंटरनल को समझ लें। तो अब जो हम लोग का अगला स्टेप होगा, चूँकि आप जेएसपी समझ गए तो थोड़ा हम कोड लिखेंगे, एंड कोड लिखने से पहले हम एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न को समझेंगे, एंड देन एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न पे हम अपने प्रोग्राम्स को राइट करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए कहानी समाप्त।